हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने हिस्ट्री के सेकंड क्लास में, जिसमें हम जान रहे थे मध्यकालीन भारत में अरब का जो आक्रमण था वो हमने पढ़ लिया था क्या अरब कि अरबों द्वारा आक्रमण भारत में हमारे चालू हो चुका था। इस्लाम भारत में प्रवेश कर चुके थे। किस प्रकार इस्लाम खलीफाओं द्वारा 636 में 711 एडी में जो यहाँ पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया वो विजय ना पा सके। फिर 712 में ईरान के हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि वो भारत की तरफ जाए, भारत की तरफ आक्रमण करे। और कैसे फिर आप देखेंगे आज कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने एक पूरा विजय अभियान चलाया और भारत में एक अपना इतिहास में बोलो, भारत में ना बोलो इतिहास में पूरा नाम बोलो कि उसने अपना एक नाम छोड़ दिया। आज हम जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कासिम किस प्रकार हमारे देश में अपना एक के बाद एक विजय अभियान करता है, उसमें जीतता हुआ चला जाता है। चलिए, तो पहला हम अभियान उसका देखेंगे। तो कुल 5 अभियान कासिम द्वारा भारत में किए गए थे। कुल 5 अभियान भारत में कासिम के द्वारा किए गए, जिसमें पहला उसने किया था देवल पे आक्रमण। जब भारत में वो एंट्री कर रहा था, भारत में जब वो एंटर करना शुरू किया था तो उसने सबसे पहले देवल पे आक्रमण किया और देवल को जीता। अच्छा, देवल से क्या उसने पाया? तो देवल में जब उसने आक्रमण किया तो यहाँ को, इस क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ की 100 स्त्रियों को वो कब्जा करता है, बंदी बनाता है 100 स्त्रियों को। जब देवल को जीतता है तो देवल में से उसने 100 स्त्रियां एवं खजाना जो वहाँ पे उसने लूटा, उस खजाने का 1/5 हिस्सा जो है वो अपने साथ यहाँ से ले गया। फिर चलते हैं निरून की तरफ। तो निरून पे जब वो आक्रमण करता है तो यहाँ पे जो मौजूदा ब्राह्मण और बौद्ध थे उन्होंने बड़ा डट के सामना किया और मोहम्मद बिन कासिम से लड़े, परंतु जीत नहीं पाए। तो क्या लिखोगे कि जब निरून पहुँचता है तो निरून में ब्राह्मण और बौद्धों के खिलाफ आक्रमण। ब्राह्मण एवं देखिएगा, जब यहाँ पे वो पहुँचता है तो उसने निरून जब पहुँचता है तो निरून पे जो ब्राह्मण और बौद्ध जो मौजूद थे उनसे उसने संघर्ष किया, यानी उनसे उसने युद्ध किया और जीत लिया। सीसम पहुँचता है तो सीसम में जो मौजूदा जाट लोग थे, अच्छा, अब देखिए किस प्रकार वो भारत में प्रवेश कर रहा है और भारत में प्रवेश करने के साथ साथ किस प्रकार सबको जीत रहा है। सीसम को जीतता है, सीसम में मौजूदा जो जाट थे उन जाटों के खिलाफ विरुद्ध युद्ध करता है, परंतु वहाँ वो जाट जीत नहीं पाते। इसके बाद वो पहुँचता है ब्राह्मणवाद में। ब्राह्मणवाद को बहुत आसानी से इसने जीत लिया, यहाँ पर कोई बहुत खास इसका कोई विरोधी नहीं हो पाया। और अंत में पहुँचता है रावर का किला। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण स्टार के साथ टिक करिएगा, इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 711 में जब आक्रमण होता है बुदैल का, तो उससे पहले आपको भी मैंने बताया अबैदुल्ला नाम का एक आक्रमणकारी जो कि सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण करा था। और सिंध के क्षेत्र पे उस समय हमारा कौन चल रहा था शासक? तो आप कहोगे उस समय सिंध के क्षेत्र में चल रहे थे राजा दाहिर। रावर के किले के शासक उस समय राजा दाहिर ही थे, ठीक है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम रावर के किले की तरफ पहुंचता है और रावर के किले पे आक्रमण यानी चढ़ाई करता है तो राजा दाहिर से उसका आमना सामना होता है, मुठभेड़ होती है, दोनों आमने सामने टकराते हैं। परंतु कासिम जो है बड़ी शक्ति के साथ आया है और बड़ी ही तीव्र गति के साथ आता है और रावर के किले को ध्वस्त कर देता है, यानी कुल मिला के राजा दाहिर के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो क्या लिखोगे? रावर का किला जहाँ पे राजा दाहिर से उसकी युद्ध हुआ। राजा दाहिर से युद्ध होता है और राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। तो 712 में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर की मृत्यु 712 ईसा पूर्व में। राजा दाहिर की मृत्यु 712 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक है। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण कासिम के अभियान, इसको आप नोट कीजिए तो आगे बढ़ें। तो हमने जिस प्रकार 5 अभियान मोहम्मद बिन कासिम के देख लिए, इस 5 अभियान के बाद अब आप देखोगे कि अंतिम जो अभियान उसने किया था वो रावर के किले पे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ सिंध क्षेत्र जो है वो किसके कब्जे में आ चुका है? तो आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ चुका है। तो जैसे ही वो कासिम के क्षेत्र
के कब्ज़े में आता है तो कासिम ने क्या किया, वहाँ पर जजिया कर लगा दिया। कासिम ने क्या किया, वहाँ पर जजिया कर लगा दिया। अच्छा, कर मतलब समझते हो आप लोग, टैक्स। जजिया कर क्या होता है, तो जजिया कर मतलब देखिए ऐसा होता है, जजिया जजिया कर होता था एक नॉन मुस्लिम टैक्स, गैर मुसलमान टैक्स। यानी ये टैक्स जो थे वो मुसलमान नहीं देते थे, मुसलमान के अतिरिक्त, मुसलमान के अलावा जो भी जाति के लोग होते थे, हिंदू और इत्यादि अलग सिख विख जो भी होते थे, वो इस टैक्स को पेड करते थे, मुसलमान नहीं देते थे। और अक्सर ये मुसलमान राजाओं द्वारा ही लगवाया गया और उसको अकबर ने बंद कराया था आगे जाकर। तो सिंध क्षेत्र पर जजिया को इसने क्या किया, लागू करा दिया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब एक नया टॉपिक यानी नया पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब भारत में, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि भारत में अरब इंटर कर चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इंटर कर चुके हैं। अब क्या होता है, सीधी सी बात है, जब दूसरे देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में आएगा तो सीधी सी बात है, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ के जो तौर तरीके, वहाँ की संस्कृति, वो हमारे देश में लाएगा तो हमारे देश वाले उससे सीखेंगे। और हमारे देश में जब आएगा और हमारे देश से जब वो जाएगा तो सीधी सी बात है, हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति अब वो सीख कर अपने देश में जाएगा, वहाँ पर उस चीज़ को लागू कराएगा। तो जब अरब हमारे देश में आए थे तो वो क्या क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पर लाए जो हमारे भारतवासी अरबों से सीखे थे, और अरब हमारे भारतवासियों से क्या सीख कर वहाँ पर गए थे, इन चीज़ों को हम जानते हैं। तो देखिएगा, अच्छा जब अरबी जब भारत में आते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि अरबियों द्वारा अरबियों द्वारा भारत में क्या क्या चीज़ें लाई गई। तो आप लिखिएगा, पहली चीज़ था ऊँट पालन। क्या था, ऊँट पालन। ऊँट पालन। दूसरा क्या था, खजूर की खेती। पहला क्या था, ऊँट पालन। दूसरा क्या था, खजूर की खेती। तीसरा क्या था, तो देखिए जब हमारे देश में वो आते हैं तो हमारे देश में हमको उनसे क्या क्या सीखने को मिला। तो पहला था ऊँट पालन। पहले हमारे देश में ऊँट का कोई ऐसा पालन, या फिर बोलो आप ऊँट का कोई ऐसा बहुत महत्व नहीं होता था। पहले राजा तो घोड़े पे सब चलते थे। तो पहली बार हमारे देशवासियों ने देखा कि ऊँट का प्रयोग ये किस प्रकार कर रहे हैं। अच्छा, ऊँट तो हर कोई जानता था उस प्रकार, लेकिन ऊँट का प्रयोग, ऊँट का पालन कैसे होता था, ये सब चीज़ों को हम पहली बार अरबियों से जाने। खजूर की खेती, जो हम खजूर खाते हैं आज, डेट, वो उसकी खेती हमें अरबों से सीखने को मिली। मानचित्र का अध्ययन व चित्रण, मानचित्र यानी जो मैप होता था उसका एक चित्रण करना, उसको अध्ययन करना, ये हमें किससे सीखने को मिला, अरबों से। और मानसून की जानकारी, जो मानसून होता है यानी जो आप जानते हैं जो बारिश वगैरह, मानसून का जो एक मौसम है, इसकी जानकारी हमको किससे मिली, अरबों से मिली। अच्छा, अब लिखिएगा कि जब अब हमने ये तो देख लिया कि हमको अरबों द्वारा जो है हमें क्या सीखने को मिला, पर अब हम ये देखेंगे कि हमको जो है अरबी हमसे क्या सीख कर गए। ठीक है, तो लिखिएगा, भारत से अरबी क्या सीख कर गए। भारत से जो अरबवासी थे, अरबवासियों द्वारा भारत से क्या सीखे। तो पहला वो जो भारत से सीख कर गए वो क्या सीखे थे, दर्शन। दर्शन क्या है, भगवान का दर्शन नहीं, दर्शन जो विषय होता है, फिलॉसफी, फिलॉसफी। दूसरा क्या सीखे यहां से वो, पहला दर्शन सीखे, दूसरा क्या सीखे, चिकित्सा, 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 चिकित्सा यानी मेडिकल ट्रीटमेंट। तीसरा क्या सीखते हैं, तो तीसरा अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान यानी अंक मतलब होता है डिजिट, नंबर 1 2 3 4 जो डिजिट है, इसका ज्ञान उनको हमसे सीखने को मिला। क्योंकि आप सभी को पता है आर्यभट्ट और ये सब जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वो हमारे ही देश के हुए।
बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे वो हमारे ही देश के हुए, तो हमारे देश के हुए तो सीधी सी बात है, जब वो यहाँ पे आते थे, मतलब जब आक्रमणकारी यहाँ पे आए तो उनको नया नया सीखने को मिला, गणित सीखने को मिला। ठीक है, तो अंकों का ज्ञान उन्होंने भारत से प्राप्त किया। इस चीज़ को नोट करिए। तो जैसा कि हमने देख लिया, अरब आक्रमण हमारा समाप्त होता है। इस अरब आक्रमण में हमने शुरू किया था पैगंबर साहब के समय से, जब इस्लाम का पैगंबर साहब का जन्म होता है। किस प्रकार पैगंबर साहब के बाद खलीफा आते हैं, खलीफा ने भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने हेतु किस प्रकार चीज़ों को आगे बढ़ाया, और फिर पहला आक्रमण होता है, पहली मस्जिद बनती है मुंबई के बाद, सिंध पे आक्रमण होता है। उसके बाद फिर किस प्रकार 711 के बाद 712 जो मोहम्मद बिन कासिम होता है वो ईरान से निकलता है भारत के लिए और भारत में आता है। 5 विजय अभियान वो करता है, जिसमें अंतिम रावड़ के किले को वो जीत लेता है और सिंध में अपना पूरा पूरा प्रभुत्व जमा लेता है, सिंध में जजिया कर लगा भी देता है। उसके बाद हमने सीखा कि अरब से हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखी, ऊँट पालन इत्यादि इत्यादि, और अरब हमसे क्या सीख कर गए, अंकों का ज्ञान, चिकित्सा इत्यादि इत्यादि। तो हमने अरब को पूर्णतः देख लिया, समझ लिया। अब हम आते हैं तुर्क की तरफ। अरब देश था तो वैसे तुर्क भी, तो एक तुर्की एक देश भी है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि तुर्कों द्वारा कैसा आक्रमण हमारे देश में हुआ। तो पहले कहानी के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, पहले कहानी सुनिएगा। तो देखिए क्या होता है कि जो तुर्क हैं, एक समय की बात है, जो तुर्क थे असल में ये एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। तो क्या होता है कि बौद्ध धर्म को ये मानते थे, लेकिन एक बार एक ऐसा समय आ जाता है कि इनका एकदम खाने बिना बुरा हाल हो गया। कैसा हाल हो गया? बुरा हाल, भूखमरी से मरने लगे थे ये लोग, खाने को कुछ नहीं था, अकाल पड़ गया था। तो ये अपने देश से आगे बढ़ने लगे, मतलब जिस जगह ये रहते थे वहाँ पर भूखमरी अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते इनको वो जगह छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। और आगे बढ़ के ये कहाँ पहुँच गए? तुर्कमेनिस्तान। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये जो तुर्क आज हम जो पढ़ रहे हैं ये असल में एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। जिस जगह ये पे रहते थे उस जगह पे भुखमरी, अकाल, खाए बिना इंसान मरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ का जगह, वहाँ का स्थान इन लोगों को छोड़ना पड़ा। और छोड़ के ये क्या करते हैं? बढ़ते हैं किस देश की तरफ? तुर्कमेनिस्तान की तरफ। अब तुर्कमेनिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो अरबी थे ये ससुराल वहीं बैठे हुए थे, ये जो वहीं बैठे हुए थे सब। कहते हैं ऐसे पूरा आक्रमण ऐसे कब्जे में लिए बैठे थे तुर्कमेनिस्तान को कि आवा आवा तुमके बतावा थे, आवा सब बैठे थे। अब जैसे ही ये तुर्कमेनिस्तान की तरफ ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये मौजूदा बैठे थे अरबी, सब पकड़ लिए इनको। अब जैसे तुर्कमेनिस्तान तो ऐसे खाए बिना मरा जा रहा है, ये गरीब गरीब लोग बेचारे भूखे लोग थे, इनको ये पकड़ के और उनको हो गया युद्ध, दोनों में झगड़ा हो गया। युद्ध कितना युद्ध कर पाएंगे, बेचारे ऐसे भूखे मरे जा रहे हैं, एकदम सिंगल पसली हो गए थे पिचक के। जीत गए अरबी सारे, और अरबी जीत के इन पे अपना दमन, इनका दमन करना शुरू कर दिए, इनका शोषण करना शुरू कर दिया और इनके ऊपर जबरन इस्लाम थोप दिए। अभी मैंने बताया अरबी जो थे, ये अरब देश के जो लोग थे वो इस्लाम से ही थे, प्रभावित थे, इस्लाम के ही लोग थे। तुर्की जो लोग थे, जो बौद्ध मानने वाले लोग थे, इनको ये ज़बरदस्ती पकड़ते हैं तुर्कमेनिस्तान में और इनके ऊपर इस्लाम थोपना शुरू कर देते हैं। अब क्या करें भाई, आज के समय में खाना है, अगर किसी इंसान को खाना है तभी वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकते हो? तो खाना इनको चाहिए था, उसके लिए इन्होंने कहा ठीक भैया हमको कोई भी धर्म दो, हमको पहले खाना दो, भूख लगी बहुत तेज। तो खाना मिला, लेकिन इन्होंने इस्लाम को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम कैसे जाने कि तुर्क लोग बौद्ध धर्म से किस प्रकार इस्लाम में कन्वर्ट हुए? इस चीज़ को हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तुर्कमेनिस्तान जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान पे इन पे कब्जा हो जाता है और कब्जा करके इनको अरबी जो थे इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलते हैं मेन कहानी के ऊपर, अब मेन तरफ चलते हैं। एक जो सभी लोग एक बड़ा ही चर्चित प्रश्न पूछते हैं कि बताओ भारत पे आने वाला पहला आक्रमणकारी जो तुर्की था और भारत पे आने वाला पहला आक्रमणकारी जो अरबी था। तो अरबी तो हमने देख लिया, जो पहला आक्रमणकारी 712 में आक्रमण करता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब जो पहला आक्रमणकारी भारत पे आएगा, जो भारत पे आक्रमण करेगा, उसका नाम था महमूद गजनवी। हर किसी ने सुना होगा, सबको याद आ गया होगा। तो यही गजनवी किस प्रकार, जो तुर्की शासक था, किस प्रकार गजनवी तुर्क से निकलकर भारत की तरफ पहुंचता है, इसको आज हम जानेंगे। तो तुर्क से हम पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाएंगे तुर्क। तुर्क, तो इसी तुर्क में एक गजनवी नाम की एक वंश था, गजनवी वंश था जो कि यामिनी डायनेस्टी से, यानी यामिनी एक वंशज होते थे, यामिनी एक डायनेस्टी थी, उसी यामिनी डायनेस्टी का गजनी जो था, एक बोल सकते हो गजनी एक वंश था। ठीक है, क्या बोलोगे? या ऐसे लिखो
गजनी, गजनी वंश, गजनी वंश। इस गजनी वंश का जो स्थापना किया था वो किया था अल्पतगीन ने। इस गजनी वंश का स्थापना जो किया था वो किया था अल्पतगीन ने। किसने किया था? अल्पतगीन ने। ठीक है, अल्पतगीन जो था एक बोल सकते हो इसी जो गजनी वंश है यानी गजनी साम्राज्य जो था इस वंश का एक संस्थापक था। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर थे, फिर मुगल आगे बढ़ता चला गया, उसी प्रकार इस वंश के संस्थापक अल्पतगीन थे। क्या होता है? अल्पतगीन का जो गुलाम था, अल्पतगीन का एक गुलाम था, उसने शादी कर ली अल्पतगीन की बेटी से। अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसने शादी कर ली अल्पतगीन के बेटी से। तो सीधी सी बात है, अब बताओ अल्पतगीन जो था वो क्या बन गया होगा? वो बन गया होगा ससुर, क्योंकि इसकी ही बेटी का दामाद बन गया वो, सॉरी इसकी ही बेटी का पति बन गया। तो सीधी सी बात है, बेटी का जो पति होगा वो इनका दामाद हो जाएगा। तो बोलोगे अल्पतगीन का जो दामाद और इसका गुलाम दोनों था, वो कौन था? जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। क्या बोलोगे? दामाद, 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 दामाद व गुलाम। सुबुक्तगीन कौन था? दामाद था और गुलाम था। ठीक है, सुबुक्तगीन का शासनकाल यानी सुबुक्तगीन जो है गद्दी पे कब बैठा? तो लिखोगे गद्दी पर ये बैठता है 977 से 997 तक। जो आपका सुबुक्तगीन है ये गद्दी पर बैठता है 977 से 997 तक। ठीक, अब इसी सुबुक्तगीन का वो बेटा है जिसने भारत के साथ बड़ा ही दुराचार, बड़ा ही अत्याचार किया, जिसको आज के इतिहासकारों में बड़े ही काले शब्दों में लिखा जाता है, वो है महमूद गजनवी। ठीक है, वही महमूद गजनवी आएगा, वो किसका बेटा रहेगा? सुबुक्तगीन का। इतना नोट करो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। सुबुक्तगीन आ गया। सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा अब कौन आएगा? जिसका नाम रहेगा हमारा महमूद गजनवी। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अच्छा, पहले तो आप ये लिखो कि ये महमूद गजनवी जो है ये गद्दी पर कब बैठता है? जब इसके पिता यानी सुबुक्तगीन की जब मृत्यु होती है 997 में, तब ये गद्दी पर बैठता है। क्या लिखोगे? इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो इसका शासनकाल 998 से 1030 तक रहता है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि भैया 998 में क्यों? पिता तो 997 में मरे, तो 998 में क्यों बैठा? इसको भी तो 997 में बैठना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, एक साल का जो गैप हुआ उसकी वजह क्या थी? इसका एक भाई था इस्माइल, महमूद गजनवी का एक भाई था इस्माइल। वो इस्माइल भी जो था वो गद्दी के लिए, मतलब भाई सीधी सी बात है, दो भाई हैं, दोनों भाइयों को गद्दी, भाई हर किसी को गद्दी चाहिए। दोनों के बीच में भाई सीधी सी बात है हो गया कि नहीं गद्दी हम लेंगे, गद्दी हम लेंगे। इसने अपने भाई का कत्ल करवा दिया, इसने अपने भाई को मरवा दिया और मरवा के उस गद्दी को इसने अपने कब्जे में कर लिया। तो एक साल का इस पूरे समय लगा। इस पूरे एक साल के बाद 998 में गद्दी पर कौन बैठता है? तो महमूद गजनवी बैठता है। अब हम जानेंगे इस महमूद गजनवी के बारे में। बड़ा ही ज़िद्दी, अड़ियल और बोलोगे तो बड़ा ही क्रूर शासक था, बहुत, जिसको इंग्लिश में बोलते क्रूअल, क्रूर शासक था, दुष्ट था। क्यों दुष्ट था भैया? क्यों उसको ऐसा बोल रहे हो आप? ये इसलिए दुष्ट था। अच्छा, इसने बोला जो खलीफा थे, अभी खलीफा के बारे में हर कोई जान चुका है, मैं आप खलीफा के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा। खलीफा, तो जो खलीफा थे वो कभी किसी को सुल्तान नहीं बोलते थे, किसी को सुल्तान की उपाधि नहीं देते थे। वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो खलीफा होते थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ वो खुद को समझते थे। भाई साहब इसने बोला ऐसा है, मुझे जो है सुल्तान बोलो तब है मैं जाऊँगा भारत की तरफ। भाई जैसे अरबी भारत पे आक्रमण किए, परंतु उस प्रकार से भारत पे अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए। तो तुर्कों से जो है जो खलीफा होते थे, उन्होंने तुर्कों से इस बात की उम्मीद करी थी
और ये बात एक्सपेक्ट किया था कि ये भारत की तरफ जाएंगे और भारत पे काफ़ी तगड़ा लूटपाट ये सब चीज़ें करेंगे और धन लेकर आएंगे। तो खलीफा जानते थे कि जब ये धन लेकर आएंगे तो हमको भी उस धन से मिलेगा, क्योंकि खलीफा सबसे उच्च होते थे। तो गजनवी बोलता है ठीक है मैं भारत ज़रूर जाऊंगा, परंतु उससे पहले मुझे सुल्तान की उपाधि दीजिए भाई साहब आप। तो खलीफा बोलते हैं अरे तुम जानते हो कि सुल्तान उल्तान हम नहीं बोलते किसी को, नहीं बोलोगे तो जाओ, नहीं जाऊंगा मैं। तो उस खलीफा कह रहे अच्छा रुको रुको, ये तो साला तुरंत मुंह बना लेता है, ऐसा है इसको सुल्तान की उपाधि दे दो। ठीक है, तो महमूद गजनवी को सबसे पहला जो शासक ये बना जिसको सबसे पहली बार खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी। तो क्या लिखोगे? सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि किसने दी? सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा मिली? खलीफा द्वारा। सुल्तान की उपाधि खलीफा द्वारा। इसको अच्छा, अब इसको ये उपाधि मिल गई, अब ये खुश होगा, कहा हाँ अब सही है, अब जाऊंगा मैं जहाँ जाऊंगा। तो इसने खुद को 2 टाइटल दिए, 2 पद दिए। इसने खुद को 2 टाइटल दिए, खुद 2 पद दिए, जिसमें से खुद को बोला यामीन उद दौला। इसने बोला कि मैं जो हूँ मैं यामीन उद दौला हूँ, यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, जो मेरा साम्राज्य रहेगा इसका मैं दाहिना हाथ हूँ। इसने बोला कि मैं जो हमारा ये जो साम्राज्य बनेगा इस साम्राज्य का मैं दाहिना हाथ रहूँगा, यानी यामीन उद दौला। और क्या कहता है? यामीन उद बिल्लाह लिखना। इसने इसको जैसे लिखो, इसको 2 पद मिले, ये लिखो 2 पद। इसको मिले, इसको कितने पद मिले? इसको 2 पद मिले। अच्छा, वो दोनों पद कौन कौन से थे? तो पहला था यामीन उद दौला, दूसरा था यामीन उद बिल्ला। इसको जो 2 पद मिलते हैं वो 2 पद कौन से थे? यामीन उद दौला और यामीन उल बिल्ला। अच्छा, मैंने अभी आपको इसकी मतलब बताया। अच्छा, इतना नोट करो पहले। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इसने 2 पद अपने आप 2 पद इसको मिलते हैं, यामीन उद दौला और यामीन उल बिल्ला। उद नहीं होगा, यामीन उल बिल्ला, यामीन उल बिल्ला, ये 2 पद इसको मिलते हैं। ये दोनों पद के नाम क्या है? ये तो भाई फारसी शब्द हैं ये। इस दोनों पद के नाम क्या है? तो पहला यामीन उद दौला जो है इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। और इसका क्या मतलब होता है? देखो, यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामीन उल बिल्ला का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक, तो 2 पद यानी 2 टाइटल जो थे इसको ये मिले थे। ठीक है, इसको आगे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम क्या जानेंगे? इसकी जो इसका मतलब इसका एक जो बोलते हैं इसकी मंशा क्या थी, इसका विचार क्या था? तो इसका विचार सिर्फ और सिर्फ एक था, लूटपाट करना है, कत्लेआम करना है, तोड़ फोड़ करना है, और मतलब जितने गलत काम मैंने बताया हो सकते थे, ये कुल मिला के इसके सारे जो थे मंशा, सारे मन इसकी इसी चीज़ का थे। अब आगे चलते हैं, आगे हम कहाँ चलेंगे? गजनवी के जो आक्रमण हुए, गजनवी ने, आपको पता होना चाहिए, गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण भारत पे किए थे। गजनवी ने कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किए। सन 1000 से इसका आक्रमण होना शुरू हो गया और 1029 तक इसके आक्रमण चलते हैं, और 1030 में अंतिम में इसकी मृत्यु हो जाती है।
तो चलिए, अब हमने महमूद गजनवी की बेसिक डिटेल सब जान ली कि महमूद गजनवी किस प्रकार कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। और महमूद गजनवी ने का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत लूटपाट करना, वहाँ से महिलाओं को उठाना, पैसा लूटना, ये सब उसकी इत्यादि उसकी मंशा हुआ करती थी। अब हम बढ़ते हैं महमूद गजनवी के, मैंने बताया था महमूद गजनवी के विजय अभियान, यानी किस प्रकार वो भारत में घुसता है और लगातार लगातार भारत को जीतता जाता है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसी में ही बताऊंगा आज के ही लेक्चर में, किस प्रकार जब गजनवी घुसता है भारत में तो इतिहासकारों ने इतना एक चीज़ हमसे छुपाई जाती है और बताई कम जाती है। हर चीज़ में यही बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने जिस जगह पे हाथ रखा उस जगह को जीतता गया, परंतु अभी हम देखेंगे किस प्रकार हमारे भारत के तगड़े जितने चौहान और जाट हमारे होते थे, पटक पटक के मारा था गजनवी को। अभी आज के हम इस क्लास में ही सीखेंगे। चलिए विजय अभियान की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला विजय अभियान 1001 में, 1001 में 1001 AD कहाँ करता है? 1001 AD में ये बढ़ता है भारत में। जब ये मतलब आप बोलोगे ऐसे, भारत में जब ये इंटर करता है तो ये बढ़ता है वह हिंद में करता है। अच्छा, यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के जो शासक थे वो थे जयपाल। यहाँ के जो शासक थे वो थे जयपाल, और उन जयपाल को इसने बहुत बुरी तरीके से हराया। तो वह हिंद पहला आक्रमण इसने किया 1001 में, दूसरा करता है 1005 AD में, ठीक है। पहला करता है 1001 में, दूसरा करता है ये 1005 में, और 5 पे कहाँ करता है? ये करता है मुल्तान में। मुल्तान आज का पाकिस्तान में है वर्तमान। तो पहला 1001, दूसरा 1005, और कहाँ करता है ये? मुल्तान में। अच्छा, मुल्तान में किसके खिलाफ किया था? तो मुसलमान, शिया मुसलमान, जो शिया मुसलमान थे उनसे ये बड़ा नफरत करता था, तो उनके खिलाफ इसने पहला आक्रमण 1005 में भारत में मुल्तान में शिया के खिलाफ इसने आक्रमण अपना किया था। तो 1005 क्लियर हो गया। 1005 के बाद वो जाता है 1008 में, 3 साल बाद 1008 में कहाँ करता है? तो 1008 में ये करता है नगरकोट में। कहाँ करता है? नगरकोट। नगरकोट में कहाँ पे? तो ब्रजेश्वरी मंदिर में। ब्रजेश्वरी मंदिर ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ये जो ब्रजेश्वरी मंदिर है, ये ब्रजेश्वरी मंदिर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो 1008 में नगरकोट ब्रजेश्वरी मंदिर में इसने आक्रमण किया था, ठीक है। इधर लिख देते हैं। 1008 हो गया। 1008 का 1014, 1008 के बाद 1014, 1008 के बाद 1014 में इसने आक्रमण किया। अच्छा, 1014 में ये कहाँ जाता है? तो ये जाता है 1014 में थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा में। 1014 थानेश्वर कहाँ है? ये हरियाणा। 1014 के बाद ये कहाँ पड़ता है? 1018 में। 1014 के बाद ये पड़ता है 1018 में। 1018 में अच्छा भी कहाँ जाता है? तो 1018 में ये पड़ता है मथुरा की तरफ, मथुरा वृंदावन। 1008 में 1018 में ये बढ़ता है मथुरा और वृंदावन की तरफ। और 1018 में जब मथुरा और वृंदावन की तरफ ये बढ़ता है, उसको जीतने के बाद फिर ये अपना मन बनाता है कि मुझे कन्नौज की तरफ जाना है। फिर ये कन्नौज की तरफ भी वहाँ से चढ़ाई कर देता है। 1021 का समय आता है। 1021, 1021-22, 1021-22 कालिंजर के किले पे हमला करता है। कहाँ करता है? कालिंजर का किला। 1021, 1022 में कहाँ करता है? कालिंजर के किले पे हमला करता है। उस कालिंजर के किले पे जब ये हमला करता है तो वहाँ के जो शासक थे उस समय, वो थे हमारे शासक। जब वो कालिंजर के किले पे पहुँचता है तो राजा जो वहाँ के थे शासक थे विद्याधर, राजा विद्याधर। शासक कौन थे? राजा विद्याधर, ठीक है।
इतनी बात नोट करो। अब 1024 का समय आता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के इतिहास में, ये बोल सकते हो गजनवी के इतिहास में बताया कि गजनवी ने हर युद्ध जीता, हर आक्रमण जीते, परंतु ये हमको नहीं बताया गया कि 1024 में जब उसने अजमेर में आक्रमण किया तो अजमेर में चौहान शासक हमारे हुआ करते थे। कौन कौन थे? गोविंद राज द्वितीय और राजा वीर, ये सामने आते हैं। और इनसे जब इसका युद्ध होता है तो बड़ी बुरी तरीके से गजनवी को ये मारते हैं, इतना बुरा मार देते हैं कि बेचारे ने अपना रास्ता बदल दिया। और अंततः 1024 में गोविंद राज द्वितीय और राजा वीर से इसका युद्ध हुआ, वहाँ पर ये हारा। फिर 1025 में जब ये सोमनाथ मंदिर की तरफ ये जाता है तो अपना रास्ता ये बदल देता है। ये थार मरुस्थल से, बेचारा थार जो रेगिस्तान है वहाँ से होता हुआ ही गया, क्योंकि इसे पता था कि अगर ये फिर उसी रास्ते से जाएगा तो ये फिर मार खाएगा। तो अपना रास्ता बदल के थार रेगिस्तान से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? सोमनाथ मंदिर में। अच्छा, सोमनाथ मंदिर में क्यों गया भैया? मंदिर में इसको क्या मिलेगा? मंदिर में इसलिए गया, उस वक्त का सबसे, ऐसा बोल सकते हो आप, सबसे धनी मंदिरों में से एक था। पूरे भारत के सारे पुजारियों, सारे लोगों की सबसे बड़ी आस्था इसी मंदिर में थी, इसलिए पूरे इतिहास में इस सोमनाथ मंदिर को, इसका जो लूटना है उसको सबसे ही काला अक्षर में दिखाया जाता है कि बहुत गंदा काम इसके द्वारा ये किया गया था। सोमनाथ को ये लूटता है और उसके बाद सोमनाथ में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां उसमें होती थी जो पूजा पाठ के कार्य या मंदिर के कई कार्यों में अपना हाथ बटाती थी। उनको ये लूट के ले जाता है, और पैसा तो बताओ ही मत कितना पैसा लूट के ले गया। और अंततः यहाँ के जो शासक थे भीमदेव, वो यहाँ पर शासक थे जिनके समय में ये चीज़ें हुई हैं। भीमदेव जो थे वो किस वंश से थे? तो चालुक्य वंश से ये थे। इस चीज़ को नोट करो। तो 1025 तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है 1027, जो इसका अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान 1027 जाटों के विरुद्ध ये करता है। जाटों के विरुद्ध इसका ये युद्ध होता है, जाटों के विरुद्ध। और इस युद्ध के बाद ये इतना ज़्यादा घायल हो गया था, मतलब इसमें इसको काफ़ी चोट भी आई थी, कि 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की पूरी बात थी महमूद गजनवी की, 1030 में इसकी मृत्यु। अब लिखेंगे कि गजनवी के समय में जो इतिहासकार थे, यानी जो लेखक हुए, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी, वो कौन थे? लिखिएगा। इसके समय का जो एक दरबारी इतिहासकार था, जिसको हम बोलते हैं, जो इसके दरबार में, मतलब जो कोर्ट पोएट, जो इसके समय का कोर्ट पोएट हुआ करता था, कौन? कोर्ट पोएट, वो कौन था? उत्बी था। उत्बी ये इसके समय का दरबारी, क्या बोलोगे, दरबारी इतिहासकार यानी दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? इसने लिखी थी उत्बी नाम का दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी? तो लिखी थी इसने लिखी थी किताब उल यामिनी। जब इसने क्या लिखी? किताब उल यामिनी। अच्छा, यामिनी क्यों लिखा? यामिनी मैंने अभी बताया था, ये जो इसकी ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो यामिनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, गजनवी वंश था, और यामिनी एक डायनेस्टी इसकी थी। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा? इसका इतिहासकारी दरबार जो था, दरबारी इतिहासकार उत्बी ने लिखा। दूसरी किताब की अगर हम इसकी बात करें, जो दूसरी इसके समय पे जो किताब लिखी गई, वो लिखी थी फिरदौसी ने। दूसरा कौन था? दूसरा था फिरदौसी जो एक, ये भी एक लेखक है फिरदौसी। इसने कौन सी किताब लिखी? इसने लिखी थी शाहनामा। इसको जो है ईरान का महाकाव्य बोला जाता है। इसमें जो है, जो शाहनामा है फिरदौसी, ये बताया जाता है कि उसमें गजनवी के समय का था। तो इसने गजनवी की बहुत सारी विशेषताओं को लिखा, यानी कुल मिला के इसने अपनी जो पुस्तक है उस शाहनामा में गजनवी को एक बड़ा ही वीर रूप से दिखाया कि गजनवी बड़ा ही वीर था, गजनवी ने ऐसे किया वैसे किया, मतलब बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति दिखाई गई है। कि फिरदौसी शाहनामा जो किताब लिखता है उसमें गजनवी को पूर्णतः क्या दिखाया गया है? वीर दिखाया गया है।
इस बात को लिख लीजिएगा। शाहनामा में गजनवी को क्या दिखाया गया है? वीर दिखाया गया है और ईरान का महाकाव्य है ये। क्या है? ईरान का ये क्या था? ईरान का ये क्या था? महाकाव्य था। अच्छा, किस भाषा में लिखी गई पूछा जाता है, तो लिखोगे शाहनामा जो है किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है फारसी में, फारसी भाषा। क्या लिखोगे? दरबारी इतिहासकार उतबी किताब उल यामनी इसने लिखी, फिरदौसी इसने शाहनामा लिखी फारसी भाषा में, और इसको ईरान का महाकाव्य बोला जाता है, और इसमें गजनवी की वीरता को पूर्णतः दिखाया गया है। इतनी बात नोट करो। बस अंतिम के 2 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे आज गजनवी का भी टॉपिक। तो लास्ट का एक और लेखक का नाम लिखिएगा जो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। किसने लिखी? देखो क्या बोलोगे? अलबरूनी जो लेखक था इसने कौन सी किताबें लिखी? तो उसने लिखी किताब उल हिंद और दूसरी तहकीक ए हिंद। ये 2 किताबें इसके द्वारा लिखी गई। एक विशेष बात इसके बारे में क्या थी? ये पहला मुसलमान था जिसने हिंदुओं के जो पुराण होते थे, किताबें जो हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ में जो पुराण होती थी, इसका भी इसने अध्ययन किया था। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात अपनी किताब में और ऐड कर लीजिएगा। किसके बारे में? फिरदौसी के बारे में। इसने जो किताब लिखी थी, ठीक है, शाहनामा, उसमें 50,000 छंद थे। 50,000 छंद थे। 50,000 क्या थे? छंद। नोट कर लीजिए, 50,000 छंद जो थे शाहनामा नामक किताब में मौजूद थे। ये आया हुआ प्रश्न है, ये आया था आपके पिछली बार, क्या कहते हैं, बिहार पेट के पेपर में आया हुआ था। यूपी पेट में नहीं याद है मेरे को, बिहार पेट में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन था 50,000 छंद। या फिर ऐसे लिखा था कि शाहनामा जो पुस्तक दी थी फिरदौसी द्वारा, उसमें कितने छंद दिए थे? तो उसमें 50,000 छंद दिए हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया आपका अलबरूनी का भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगा। कल शुरू करेंगे हम लोग किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में हम जानेंगे, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कल का होने वाला है। आज का हमारा महमूद गजनवी कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा बताइएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।